चलिए नमस्कार साथियों। चलिए सब लोग आ जाइए जल्दी से भाई, शुरू किया जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, पूरक दो पूरक कोण में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है। बड़े कोण के जो माप है वो छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है। भाई आपको पता है इसमें एक कोण जो मानिएगा पूरक है, मैथ में एक भी गलत नहीं हुआ है। वाह बहुत बढ़िया, मैथ तो आसान ही आ रहा था, है ना। मैथ का क्वेश्चन तो आसान ही था। ओके, तो देखिए दो पूरक कोण है। दो पूरक का मतलब होता है कि ऐसा दो एंगल जिसका सम जोड़ के कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, जिसका सम 90 डिग्री हो। तो दो पूरक कोण में सबसे बड़े कोण का माप, मान लो एक कोण हमारे पास x है, x, ठीक है। तो दो पूरक कोण में से सबसे बड़े कोण का जो माप है छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है। छोटे कोण के माप का 3 गुना आप कर लो, 3 गुना से 6 कम है भाई, 3 गुना से 6 कम है। एक छोटा एंगल मैंने x मान लिया तो उसके 3 गुना से 6 क्या है, कम है। अब ये दोनों एंगल जोड़ के कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। पूरक कोण का मतलब तो यही होता है। तो 3 और 1 कितना हो गया भाई, 4 हो गया। ये देखो उधर चला जाएगा तो ये आपका 96 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 24 चौके 96 होगा। आप बताइए बड़े कोण का माप कितना हो जाएगा, बताइए। तो आप कहेंगे सर बड़े कोण का माप 24 तिहाई कितना होता है, 72, और माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 72 माइनस 6 यानी कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 66 होता है, 66। हमने कहा छोटा कोण हमने क्या मान लिया, x मान लिया, छोटा कोण x मान लिया। तो कह रहा है कि एक कोण जो है छोटे कोण के 3 गुने से 6 कम है, ठीक है। पहला कोण अगर x माना तो दूसरा का जो होगा वो कितना हो जाएगा, उसके 3 गुने से 6 कम होगा। दो एंगल का सम जो होता है मेरे दोस्तों, वो अगर आपका जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है तो उसको कहते हैं आप पूरक कोण, और सम पूरक का मतलब हो जाता है आपका 180 डिग्री। तो ये था आपके पास पहला क्वेश्चन। आइए ये सवाल का बताइएगा, सब लोग आंसर देते चलिएगा। हाँ जी, 28 का आपका आ गया है आंसर, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे यहां से क्या लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, 12 है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसका आधार 12 है, और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर कितना है, 6 है, 6 है, ठीक है, 6 है दोस्तों। तो आप बताइएगा क्या हो जाएगा, बताओ। अन्य दो भुजाओं का अंतर कितना है, 6 है, 6। तो आप अन्य दो भुजा तो मान ही सकते हैं कि x मान सकते हैं, तो एक क्या मान सकते हैं, x प्लस 6 मान सकते हैं भाई। एक x मान सकते हैं तो एक x प्लस क्या मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर 12 आप देखते हैं तो आप देखोगे 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है या नहीं होता है। आप कहेंगे हाँ जी सर, अगर मैं इसका 3 गुना करूं तो ये 12 मिलता है, इसका 3 गुना करूं तो ये कितना मिलता है, 9, और इसका 3 गुना करूं तो ये मिलता है भाई 15। आप देख रहे हो सर, अगर ये 12 है तो ये आप 9 ले सकते हैं, और ये आप क्या ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं। बताइए तो क्या अंतर 6 का है क्या, बताओ। 9 12 15 आपको एक ट्रिपलेट होता है, 9 12 15, जो बेसिक ट्रिपलेट किससे बनाया गया, 3 4 5 से। अगर ऐसे सोचते हैं तो जल्दी कर लेंगे। 9 12 15 3 4 5 से बना है, 3 गुना करके। आप देखो दोनों के बीच में 6 का गैप है कि नहीं, आप कहोगे यस है, तो गैप। अब बताइए इसका परिमाप निकाल दीजिए। तो परिमाप बराबर क्या होता है, सभी का जोड़ दीजिए, तीनों लेंथों का सम। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 15 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरीके से अगर करिएगा तो आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। ऐसे आप चाहेंगे तो आप एक को x मान लीजिए और एक को x प्लस 6 मान लीजिए और पाइथागोरस लगा दीजिए।
लेकिन हमें लगता है आप इस तरह से इस सवाल को कर सकते थे। क्या, चलिए अगला सवाल देखेंगे। आपके पास है साइन, आपके पास है साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, 1/2 है। आप जानते हैं कि साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है, यानी a माइनस बी बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। कॉस में 1/2 कहां होता है? 60। आप कहेंगे a प्लस बी बराबर क्या हो गया जी? 60 हो गया, 60। आपसे निकालना है क्या? देन फाइंड द मेजर ऑफ a एंड b, दोनों निकालना है। अगर a निकालना होगा तो ये बड़ा एंगल है, जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, तो 60 और 30 90, और 90 में 2 से भाग लगाइएगा तो 45। a आ गया 45। b निकालना है तो घटा के 2 से भाग, तो 60 में से 30 गया 30 और बटे 2 15। कौन है आंसर? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत आयु 15 किलोमीटर पर आवर है। दो तरफा यात्रा का मतलब हुआ कि देखो, आप एक बार इधर गए और फिर एक बार आए, यानी टोटल हो गया कितने बार आपने यात्रा किया? 2 बार। और इसका औसत कितना है भाई? 15 है। 15 है। मान लो एक गए और एक आए, यानी टोटल कितना हो गया भाई? 2 हो गया। दो तरफा यात्रा है, जितना गए हैं उतना ही क्या हुआ है? आए हैं। यदि वह जाते समय यानी वन साइड, उसकी स्पीड कितना है? 20, तो आते समय उसकी स्पीड क्या होगा? बता दीजिए। बहुत आसान सा सवाल है। आप ये एवरेज से भी कर सकते हो कि 15 गुने 2 30, 30 में से 20 घटा दो, 10 आंसर आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने 15 के औसत से गया है 2, तो टोटल कितना हो गया भाई? 30। ठीक है, तो आप देखो यहां से इससे घटा दो, 20 में घटा दीजिए, 30 20 को घटाइएगा, कितना आ जाएगा आंसर? 10 आ जाएगा। इस तरीके से भी ये सवाल को किया जा सकता है। देखिए 31 का कितना आ रहा है? डी आ रहा है। अच्छा रुक जाओ, हमको देखने दो। तो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात करें। अच्छा, हमको स्पीड निकालना है। ओके, कोई बात नहीं, स्पीड निकालना है भाई। स्पीड क्या करिएगा बोलिए? औसत स्पीड बराबर आप जानते हैं, औसत स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल क्या होता है? टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो देखेंगे कि सर दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत तो 15 है। ओके, यानी उसका औसत स्पीड 15 दे रखा है। अब हमारा जो एक औसत स्पीड बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई और बटे एक्स प्लस क्या है? बाई है। एक्स प्लस क्या है? बाई। ठीक, तो आप देखेंगे सर यहां पे एवरेज स्पीड हमारा 15, ये 2, और एक स्पीड तो दिया गया है एक साइड का, यानी कितना है? 20, और एक साइड का नहीं दिया गया है, ये 20 प्लस क्या हो गया? 22। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ऊपर से कट जाएगा भाई मेरे, 5 कॉमन है, 5 से 3 बार में, 5 से ये 4 बार में, 4 बार में इधर आ जाएगा, तो 20 तिहाई 60 प्लस क्या हो जाएगा? 3 बाई बराबर 4 दुनाई 8 बाई। भाई ये 3 बाई उधर जाकर माइनस होगा तो 5 बाई बराबर 60, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या है? डी है। हाँ जी, सही उत्तर डी है, डी। ठीक है ना? सही उत्तर आपका डी ही है। चलिए, आज का सवाल आसानी है। ए और बी मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं काम को।
एक साथ काम शुरू करते परंतु काम के पूरा होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। देखो 20 दिन में काम कर सकते थे लेकिन 5 दिन तक तो काम कर लिए, तो ए और बी के लिए जो बाकी काम बचा है, बाकी काम जो बचा है वो 15 दिन का बचा है। 20 दिन का काम है, 5 दिन का काम हो गया, यानी 15 दिन का काम बचा है। और यही 15 दिन का काम जो है बी जो है 18 दिन में पूरा करता है। बी कितने दिन में? यही काम को 18 दिन में पूरा करता है। यहां से आप देखेंगे तो 3 कॉमन है, तो ये 5 और ये कितना हो गया? 6 हो गया। चल ये हमारे पास आ गया a प्लस बी और बटे बी 6 बटे क्या हो गया भाई? 5, जिसमें b का एफिशिएंसी 5 है तो ये 5 हो गया भाई, तो a का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो b अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब देखो टोटल अगर वर्क मान लेते हो, आपको पता है कि a और b का एफिशिएंसी कितना है? 6, दोनों मिलकर काम करता है तो 6 काम करता है और 20 दिन में काम खत्म होता है, तो टोटल वर्क बराबर 20 गुने क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी यही काम जो है टोटल है और ये काम b के द्वारा करना है। कितना एफिशिएंसी से? b की एफिशिएंसी 5 है, क्षमता 5 है, तो टोटल टाइम क्या लगेगा? टोटल टाइम बाई b क्या लगेगा भाई? तो 20 गुने 6 और बटे 5। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका बी अकेला काम को कितना दिन में पूरा करेगा है? तो बी अकेला काम को पूरा करेगा कितना दिन में? 24 दिन में। देखो तो ए और बी ने मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करना है, ठीक है। एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु काम पूरा होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। काम पूरा होने से 5 दिन पहले, समझे? 5 दिन बाद नहीं लिखा है, 5 दिन पहले लिखा है, 5 दिन पहले। परंतु काम पूरा होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, जबकि हमने यहां पे ले लिया क्या? 5 दिन बाद, क्योंकि जनरली क्वेश्चन ज्यादातर ऐसा ही रहता है कि काम पूरा होने से के 5 दिन बाद या पहले, यहां लिख दिया है 5 दिन पहले लिखा है। अच्छा, एक काम छोड़ देता है, यदि शेष काम बी जो है 18 दिन में पूरा करता है। ओके, चलो कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो तरीका बदलना पड़ेगा। आइए देखिए भाई, ए और बी दोनों मिलके जो काम करता तो 20 दिन तक काम करता, यानी ए भी 20 दिन में ए भी 20 दिन काम करता और बी भी 20 दिन काम करता, तो काम खत्म हो जाता। दोनों के हिस्से का जो है 20-20 दिन का काम था। परंतु हुआ क्या कि वे एक साथ काम का शुरू करते, परंतु काम पूरा होने से 5 दिन पहले, काम जब पूरा होने वाला था उसके 5 दिन पहले, यानी कि काम बचा हुआ था कितने दिन का? 5 दिन का काम बचा हुआ था, 5 दिन का काम बचा हुआ था, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही दिन का काम बचा हुआ था भाई, और तब ये काम छोड़ा है। तो यहां ऐसे भी कर सकते हो कि ए और बी के द्वारा जो है वो काम को 5 दिन में किया जा सकता था, वही काम जो है बी 18 दिन में कर रहा है, ऐसे भी आप इसको कह सकते थे, वही काम। तो यहां से अगर निकालोगे तो a प्लस बी बटे बी और 18 बटे क्या हो जाएगा? 5। बी का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, तो यहां 5 हो गया और ये क्या हो गया? 13 हो गया। अब आप देखोगे कि भाई दोनों मिलकर 18 काम करता है, ए और बी मिलकर 18 काम करता है और काम निपटाता है 20 दिन में, तो टोटल वर्क हो जाएगा 20 गुने क्या हो जाएगा? 18। अब यही काम जो है बी के द्वारा करना है 5 दिन में, तो 20 गुने 18 और बटे 5, 18 चौके कितना हो जाएगा? 72 दिन। अच्छा सवाल बनाया हुआ था। चलो चलिए, दोनों तरफ से आपको सवाल बन गए। आनंद ने जो है
3,75,000 में एक कार खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच देती। तो बहुत आसान, ज्यादा सवाल है भाई। 3,75,000 में सामान खरीदा और 15% के हानि पर बेच दिया, तो कितना में बेचेगा भाई? 15% हानि हुआ है नहीं, 85%, यही ना है। 3,750 और गुने 85, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? आप इसको गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं गुना कर भी देता हूं, और कुछ चेक कर सकते क्या? 7 5 12, 7 3 10 5 15, 3 से कटने वाला होगा, 3 से ये नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा। यहां देखिए तो 3 8 1 9 7 5 12 ये कट रहा है, और कोई नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 से कटने वाला चेक कर लिए यहां पे। इनलेट पाइप पी किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप क्यू 6 घंटे में पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। पी जो है भरने वाला है, और क्यू जो है वो क्या करने वाला है? खाली करने वाला है। यदि केवल पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता, पहले टंकी की कैपेसिटी मान लीजिए जो 7 और 6 से कट जाए, तो आपने कहा 42 लीटर है। 42 लीटर के टंकी को अगर 7 आवर में भरा जाता तो 1 आवर में 6 लीटर, और ये 1 आवर में कितना लीटर? 7 लीटर खाली करता। पी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। अगर पी को 3 घंटे के लिए खोला जाएगा तो 1 घंटे में 6 लीटर, तो 3 घंटे में कितना लीटर हो जाएगा? 18 लीटर हो जाएगा। और उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता है। अब फिर क्यू को भी खोल दिया, टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? अगर दोनों चलेगा तो ये 6 लीटर भरेगा और ये 7 लीटर खाली करेगा, तो 1 घंटे में 1 लीटर खाली होगा। और हमारे टंकी में पानी 18 लीटर भरा हुआ है, तो 18 लीटर खाली होने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 18 आवर लगेगा। यस, मुझे तुमसे, ये देखो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर हो तो वो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं। मान लो कि आपकी स्पीड 30 किलोमीटर क्या है पर आवर दे रखी है, और 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। मैं कह रहा हूं स्पीड का रेशियो क्या हो गया? स्पीड का रेशियो हो गया 3:4 हो गया। टाइम का रेशियो क्या हो गया भाई? तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा हो जाता है, यानी 4 क्या हो गया? 3 हो गया। 4 क्या हो गया? 3 हो गया। शुक्रिया, 4:3 हो गया। अब देखिए, अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो 30 चौके क्या हो जाएगा? 120। आप डिस्टेंस 120 ले सकते हो। अब देखिए सवाल बहुत आसान है। आप बताओ, आपको यहां पे जाते समय कितना समय लगा? 4 यूनिट। आते समय 3 यूनिट। तो कितने का अंतर है? 1 यूनिट का। जबकि क्वेश्चन में आप देखोगे तो आप जब 30 के चाल से जा रहे थे तो 5 मिनट की देरी हो रही थी, और अब 3 मिनट जल्दी पहुंच जा रहे। देरी और जल्दी में अंतर अगर निकालेंगे तो जोड़ देंगे, तो 5 और 3 8, 8 मिनट, यानी 1 यूनिट का मान 8 मिनट हो गया। 8 मिनट हो गया भाई, 8 मिनट। 1 यूनिट का मान 8 हो गया। तो पूछा है कि वो अपने घर और ऑफिस के बीच तय करता है, कितना दूरी तय करता है? तो ये देखो आपका डिस्टेंस कितना है? 120। 120 यूनिट का मान निकाल दीजिए। 120 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, 5 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है, और उसकी चाल अगर 30 किलोमीटर पर आवर होती है तो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, ऑफिस पहुंच जाता है। यानी कि उसका जो है टाइमिंग का फर्क जो है आपका कितना? तो आप कहेंगे सर 8 मिनट का फर्क है। 8 मिनट का, आप चाहो तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, तो ये 8 बटे कितना हो जाएगा? 60। 120 यूनिट का मान अगर निकालते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे 8 बटे 60 और गुने 120।
यहां से देखो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर। ठीक है, ये सवाल का आंसर होगा। ठीक तो है, ऐसे भी क्या दिक्कत है? ऐसे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिस्टेंस ऐसे भी मान सकते थे। 30 है 40 है, दोनों से कटने वाला नंबर 120 हो जाता, वही सेम बात होता। 30 चौके बिसा से 4 तिहाई बिसा से अंतर कितने का हो गया? 1 यूनिट का, जबकि यहाँ अंतर है कितने का? 8 का। 8/60 और बटे 1 गुने 120। ऐसे बहुत आसान तरीके से सवाल बनते हैं। ठीक है। चलो ये सवाल करके बताइए। चौवन किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है? बताओ। बहुत आसान सा सवाल है, रेलगाड़ी से संबंधित सवाल है। देख रहे हैं 54 किलोमीटर पर आवर, आपके एग्जाम में भी आया था रेलगाड़ी से संबंधित सवाल, बहुत आसान सा है ना। 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करना। जब किसी व्यक्ति को पार करते हैं तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही डिस्टेंस का काम करता है। तो ये 450 हो गया। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम होता है। स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और गुने क्या टाइम भाई? 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45। टाइम बराबर कितना हो जाता है? 30 सेकंड। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बताइए। इस सवाल कैसे करिएगा? x प्लस 1/22 बराबर 2। हाँ, y प्लस 1/z बराबर 1, z बराबर 1/x का मान। ऐसा करते हैं, x बराबर हम 0 तो नहीं मान सकते क्योंकि यहां पे 1/0 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो इससे अच्छा है हम 2 मान लेते हैं। अगर x बराबर 2 मानेंगे तो 1/22, ये 2 प्लस 1/22 बराबर 1 होगा। तो आप 1/22 बराबर 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब 1/22 बराबर -1, तो y बराबर भी क्या होगा? -1 होगा भाई। y बराबर भी क्या होगा? -1। अगर मैं यहां रख देता हूं -1, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। तो 1/z बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो z बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब आप देखो यहां पे z बराबर 1/2 है, z बराबर क्या हो गया? 1/2। ओके, और यहां से 1/2 कर सकते हैं। ऐसा क्यों करें, रहने दो। अगर हमको निकालना है क्या? फाइंड द वैल्यू। अच्छा, यही निकालना है, चलो कोई बात नहीं। तो z बराबर 1/2 हो गया और x बराबर 2, 1/2। तो 1/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लगता है कि आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, उस धनराशि के लिए ब्याज दर कितना होगा? उस धनराशि के लिए ब्याज दर कितना होगा जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की इतना गुना हो जाता है? स्वयं क्या, यानी नीचे ये आपका प्रिंसिपल रहा है और ये क्या है? आपका अमाउंट है। 4 वर्षों में, 4 वर्षों में। तो मेरे दोस्तों, आपको अगर रेट निकालना है तो इसका 4th रूट निकाल दीजिए। 4th रूट ये किसका है बताओ? देखो, 4th रूट निकालने से पहले आप जो है इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आसान रहेगा। 2 बार करके इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। तो अगर इसका स्क्वायर रूट करते तो हमको ये दिख रहा है नीचे आपका 100 रहेगा।
यहां यूनिट वैल्यू 1 है तो 1 है तो 1 रहेगा या 9 रहेगा, 2 डिजिट हटा दो, ये 146 है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, मतलब 121 हो जाएगा ये। और फिर से इसका आप रूट ले लो तो ये हो जाएगा कितना, 11 और बटे 10 हो गया। यानी 10 रुपया से आपका हो गया 11 रुपया, तो 1 रुपये का ब्याज बना कितना पे, 10 पे, परसेंट के लिए 100, 10% इस सवाल का आंसर है दोस्तों। 10% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अच्छा, क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। देखिए, वो कितने रुपए का बटखारा यूज कर रहा है ये नहीं पता, तो मैंने मान लिया x का, और इसी पे 25% का लाभ कमाता है, इसी पे 25% का लाभ कमाता है, और सामने वाले को बोल रहा है कि 1 kg दे रहे हैं, मतलब 1000 ग्राम दे रहे भाई, है ना। आप बताओ यहां से ये काटोगे 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 दूनाई 10, तो x का मान हो जाएगा कितना, 800। यानी कितने ग्राम का बटकारा का यूज कर रहा है, 800 ग्राम का। न जाने क्यों वरुण ने 150 रुपये प्रति दर्जन, 150 रुपया में 1 दर्जन मतलब 12 से कुछ इरेजर खरीदे, उसने 18 रुपये प्रति इरेजर। देखो, आप ऐसे कर सकते हो, यहां पे कितना कॉमन आप निकाल सकते हो, 3 तो निकाल ही सकते हो, तो यहां क्या बचेगा, 4, ये 50, यानी 4 इरेजर का दाम 50 रुपया है। और अगर चाहो सर 2 और भी कॉमन निकाल सकते हो, 6 भी कॉमन निकाल सकते थे, 25 6 150, चाहो तो एक ही जगह आप कर सकते हो, 6 कॉमन निकालिए तो ये 2 हो गया और ये 25 हो गया, यानी 2 इरेजर जो है कितने का, 25 का आया। और आप एक इरेजर 18 का बेच रहे हो, तो 2 इरेजर कितने का बेचोगे, 36 का। आप देख लो, 25 में खरीदे और 36 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11 का। कितना पे भाई, 25 पे, परसेंट के लिए 100 होता है, 44% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 44% इज द राइट आंसर। न जाने क्यों, देखिए अभी आ गया लॉन्ग सवाल, लॉन्ग सवाल, लॉन्ग सवाल। 8 पेन और 10 पेंसिल का कीमत 132 है ना। तो मान लीजिए एक पेन का कीमत x रुपया और एक पेंसिल का कीमत 22 रुपया, तो यहां 8x प्लस 10y और बराबर 132 हो गई। पेन की कीमत 2 रुपये प्रति पेन कम हो गई, पेन की कीमत अब हो गया x माइनस 2 हो गया, और पेंसिल की कीमत 7 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ गई, यानी x प्लस क्या हो गया, 7 हो गया। तो 17 पेन और 6 पेंसिल का कीमत, 17 पेन का हो जाएगा 17x और माइनस 17 दुनाई 34, 6 पेंसिल यानी 6x, 7 छक 42 बराबर 100 क्या होगा, 36। यही होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर होगा, तो ये तो देखो, ए भैया ऐसे ना करो, 6 से काहे गुना करे हो मेरे दोस्तों। पेंसिल हमारे पास, पेंसिल का रेट कितना है, 22 रुपये है ना, और पेंसिल के रेट में कितना का कमी हुआ है, 7 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती है, 2 रुपये प्रति पेंसिल कम हो गया, तो x माइनस 2 हो गया था, ठीक है, 17 और 34, और यहाँ पे बढ़ गया है 7 रुपये प्रति पेंसिल, तो कितना, 6 बाई और 7 छक 42, ये कर दो अब ठीक है। आप यहां से देखोगे भाई, 34 से अगर 42 घटाते हो तो कितना बचता है,
8 बचता है 8। 8 अगर उधर जाके घटा देते हो तो 128 होता है। तो सर यहां पे आ गया हमारा 17x प्लस 6y बराबर 100 क्या हो गया 28 हो गया, 128 हो गया। हमको जो है दोनों का मान निकालना होगा, पेन और पेंसिल का। 10 और 6 आप देखें तो 30 पे ये सेम हो सकता है, यहां 5, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 तिहाई 24, 17 पचे 85, 85 में अगर आप 24 घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 61 हो जाएगा। 4 1 5 6 2 8, 61 आएगा, 61x आएगा। और यहां से देखेंगे तो 3 दूनाई 6 और 13 तिहाई 39, 8 पचे 40, 12 पचे 60 और 4 64, 64। यहां से देखें अगर तो 10 से 6 गया 4, 9 4 13 होता है, और 5 से 3 गया 2, तो यहां से आ गया सर -244, और इससे ये कट गया 4 बार में, x का मान 4 आ गया। अगर x का मान 4 आएगा भाई तो हमारा यहां रख देते, 8 चौके कितना हो गया 32, तो 132 में 32 घटेगा 100, तो 10 बाई बराबर 100, तो बाई बराबर 10 हो गया। अब निकाल दीजिए यहां पे, एक पेन का कीमत हमारा 4 रुपया, तो 12 पेन का कीमत 12 चौके 48, एक पेंसिल का कीमत हमारा 10 रुपया, तो 9 पेंसिल का कीमत 90, तो 9 4 13, 138 रुपया खर्चा आएगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन आपका इसमें करना पड़ता है, समझे। चलिए इस सवाल का आंसर लगाइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। हमने तुमको ठीक है, देखिए भाई 8 फरवरी है, 8 फरवरी, और ये लीप ईयर है, लीप ईयर है भाई। तो अगर लीप ईयर की बात मैं करता हूं तो यहां पे आप देखोगे सर, अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 29 फरवरी जो होता है 29 का महीना होता है, तो यहां से हो जाएगा 29 में 8 घटा दोगे तो ये हो जाएगा सर कितना, आप होगा सर ये 21 दिन होगा, 21 दिन है ना, 21 दिन। फरवरी हो गया, मार्च आपका 31 का महीना होता है, मार्च 31 का महीना होता है ना जी, मार्च 31 का महीना होता है, और उसके बाद 9 दिन इधर हो गया, 31 9 40, 40 20 60, और एक कितना हो गया 61, बस। तो ये हो गया सर 4000, 7.5 का मतलब 15/2% कर सकते, और ये हो गया आपका कितना 31 और 9 61, 61 और बटे 300 क्या 66, ये कर दीजिए, 6 बार में कटेगा, 200 से ये कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में, 3 से ये 5 बार में, 5 गुने 10। आसान सा ये सवाल था, 50 आंसर लगा सकते थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या होगा। एक कार से एक व्यक्ति कार से शहर ए से शहर बी तक की दूरी 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, और बी से ए तक 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 गुने 24 गुने 16, और 24 और 16 40, यही होगा। 2 से काटिएगा 20 बार में, 4 पचे 20 और 4 चौके 16, या ऐसे करो, मत काटो आप 20 को, रहने दो,
ये काट लो 12 बार में। 16 दूना 32, 16 3 19, 192/10 का मतलब 19.2 होता है। मुझे को पहचान लो। एक दुकानदार चावल की 2 किस्मों जिसकी कीमत से 40 रुपये प्रति किलोग्राम और इतना रुपये प्रति किलोग्राम पड़ी है, इस प्रकार को मिलाता है कि उसके पास 645 की लागत वाला 15 किलोग्राम मिश्रण है। तो 645/15, 15 चौके 60, 15 तिहाई 45। एलिगेशन लगा दो, आसान रहेगा। पहला का रेट 40 पड़ा, दूसरा का रेट 47.50 पड़ा, दोनों मिलाकर रेट 43 पड़ा। ये हो गया। एलिगेशन करोगे तो आपका क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा साथियों, क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तो यहां पे 3 आ जाएगा, 43 और 4.5, यही ना होगा। ये हटाओ, यहां पे 0 लगाओ, ठीक है। 15 से 15 तिहाई 45, 15 दूना 30। क्वांटिटी का रेशियो 3:2 है। अब कहा गया क्या कि ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत इतना रुपए प्रति किलोग्राम थी, वो क्या पड़ा, ये आपको पूछा गया। अब देखो किसी एक का क्वांटिटी दिया गया होगा, 15 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाता है, यानी टोटल मिक्सचर 15 है। और यहां देखिए टोटल 3 और 2 5, 5 यूनिट का मान ना जी 15 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 3। 47.5 वाला रेट पे कितना खरीदा, तो 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान 3 है, तो 2 यूनिट का मान 3 गुने 2, यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मुझको तो लगता है डर। आइए, इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए दंड आरेख के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। बताइए भैया। चावल का सर्वाधिक उत्पादन 2000 वर्ष में हुआ था, 2017 में, 2017 यहां हुआ 40, यहां हुआ 60 और यहां हुआ 50। तो 100 150 हुआ, यहां पे 150 हुआ, 150 हुआ। यहां देखो तो यहां हुआ 60, यहां 50 और 60 के बीच में 55 और यहां 45। तो यहां तो ज्यादा हो गया ना, ये तो ज्यादा हो गया, तो पहला तो गलत है, पहला तो गलत है। 2018 में बी ने ए और सी से अधिक चावल का उत्पादन किया। 2018 में, 2018 में बी जो है वो ए और सी से अधिक। 2018 कहाँ है, ये बी है, ये अधिक कहाँ है, ये तो बी तो कम है भाई। दूसरा भी आपका गलत है। 2017 में बी द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में ए के चावल के उत्पादन के बराबर है। 2017 में अभी निकाला था हमने 150 और 2020 में ए का उत्पादन, अच्छा 2017 में सिर्फ बी के बारे में बोला गया है, बी का, तो बी कितना है भाई 60 और 2020 में ए कितना है 60। तो ये बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है जी। ओके, लेट्स गो, लेट्स गो। ई का बोले थे जी भैया। एक व्यक्ति अपनी पुत्री के 2/7वें हिस्से की वसीयत अपनी पत्नी के नाम पर करता है, शेष पूंजी के 1/3वें हिस्से की वसीयत अपने पुत्र के नाम पर करता है और शेष बची हुई पूंजी अपनी 3 पुत्रियों में बराबर बराबर बांट देता है। प्रत्येक पुत्री को पुत्र के हिस्से के 2/3वें हिस्से के बराबर धन प्राप्त होता है और प्रत्येक पुत्री को इतना मिलते हैं, तो उस व्यक्ति का कुल पूंजी कितना है। कुल पूंजी अगर हम मान लें, टोटल कैपिटल
3 7 से कटने वाला नंबर 21 मान लेते हैं, 21, ठीक है, मान लिया हमने 21। अब 2/7वां हिस्सा जो है पत्नी के नाम कर दिया, 21 का 2/7 हिस्सा, यानी कितना हो गया, 21 का 2/7, 7 या 21 यानी 3 दूनी 6 हिस्सा पत्नी के नाम कर दिया। अब 21 में से 6 निकल गया, बच गया कितना, 15, और शेष पूंजी के 1/3 हिस्से, इसका 1/3 हिस्सा यानी 5 रुपया अपने पुत्र के नाम पर करता है, और शेष बची हुई पूंजी अपनी 3 पुत्रियों में बांट देता है। चाय पी रहे हैं, थोड़ा मीठा लगता है आज। वही तो देख रहे हैं। तो सर यहां से 5 निकाल दिए तो कितना हो गया हमारे पास, 10, यही हो गया भाई। 100 का कितना आया है, डी आया है, अच्छा ठीक बात है, हमारा भी आ जाएगा भाई, ठीक है। आप देख रहे हो भाई, आपके पास जो है आया है 10 रुपया, बचा 10 रुपया, और यहां पे जो है वो तीनों पुत्री में बराबर बराबर बांट देता है। तो प्रत्येक पुत्री को कितना मिलेगा, प्रत्येक पुत्री को मिलेगा 10/3, इसको भी मिलेगा 10/3, और इसको भी मिलेगा कितना, 10/ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यही मिलेगा सबको, 10/3 10/3 10/3 मिलेगा जी। और यहां पे कहा गया कि प्रत्येक पुत्री को आपको मिला कितना है, तो आपका है कितना भाई, तो कहेंगे सर 20,000 है, 20,000, यानी 10/3 यूनिट का मान, 10/3 यूनिट का मान कितना है, 20,000 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6,000 होगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सरकार, 6,000। तो उस व्यक्ति का कुल पूंजी कितना था, तो 21 यूनिट माने थे, 1 यूनिट का मान 6,000, तो 21 यूनिट का मान कितना होगा, हमने देखा तो ऐसा लगा जैसे, ये काहले दिया था, ये हमको बुझेबे नहीं किया। एक बॉक्स में 50 रुपए के, 50 रुपए के, 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी कीमत 315 है। सभी मूल वर्गों के सिक्के समान संख्या में, सभी में जो है सिक्कों की संख्या समान बोला गया, ऐसा बोला गया, सिक्कों की संख्या समान है। ऐसा कर लेते हैं कि चलो सभी जगह हम कर लेते एक एक सिक्के, मान लो तीनों जगह एक एक सिक्के। 50 के अगर 1 सिक्के होंगे तो 50 रुपया, 1 रुपया के 1 सिक्के होंगे तो 1 रुपया, 2 रुपया के 1 सिक्के होंगे तो 2 रुपया होगा। 50 2 52 और 1 कितना हो जाएगा, 53। टोटल यहां से 53 यूनिट आ गया, जबकि क्वेश्चन में 300 कितना है भाई, 15। तो ये कितना हो जाएगा, इससे कटेगा 52 और 1 53, जिनकी कीमत इतना है। सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें। ये तो पूरा कटना पिटना चाहिए ना, कि नहीं कटना पिटना चाहिए, पूरा पूरी तो कटना चाहिए हैं? सवाल में आपका जो है भैया, अच्छा यहां पे 50 रुपये नहीं है भैया, ये 50 पैसा है, हटा। तो अब हम 2 का सिक्का मानेंगे, अच्छा रहेगा। 50 पैसा का 2 सिक्का यानी 1 रुपया, 2 रुपया के 2 सिक्का यानी 2 रुपया, और ये 4 रुपया हुई। 4 2 6 और 1 कितना हो जाए सर, 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान 315 है। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 पचे 35।
1 यूनिट का मान 45 होगा। बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या 2 2 4 2 6, 6 यूनिट का मान बता दीजिए। हमने तुमको देखा चांदनी, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 270। ऑप्शन नंबर ए आएगा। 90 90 90 काहे लगी साजन 90 90? अच्छा, सबको बराबर कर रहे थे। ये 270 कॉइन्स तभी होगा जब इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये भी तो 80 80 हो सकता है। चलिए, यहां बराबर कॉइन्स मानना था, आपने बस गलती इस वजह से हुआ कि यहां 50 रुपया लिख दिए थे, कम वक्त यहां 50 पैसा था। एक सेना अध्यक्ष ने अपने इतना सैनिकों को एक वर्गाकार आकृति के क्या करता है, रूप में पंक्तियों और स्तंभों में क्या करता है, व्यवस्थित करना चाहता है। उन्हें व्यक्ति व्यवस्थित करने के बाद उसने पाया कि उनमें से कुछ सैनिक बच गए। शेष बचे सैनिकों की संख्या क्या होगी बता दीजिए। तो ये तो हमको ऐसे ही दिख रहा है, कितना, 125। बताइए। आंसर में 90 दिया है, ये तो हमको नहीं पता है। बॉक्स में सिक्कों की कुल ही संख्या पूछा है, तो सिक्कों की कुल संख्या जो होगा वो 270 होगा। ठीक है, सिक्कों की कुल संख्या की जो बात होगी ना, वो 270 ही आएगा वो दोस्तों। ठीक है शाहजहान भाई, टेंशन नहीं है, एकदम सही है। इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। ये तो ऐसे ही आंसर लगाने वाला है। वर्गाकार आकृति है भाई, तो आप देखोगे सर, इसका जब आप वर्ग करोगे तो आप जो है पंक्ति जब बनाओगे तो आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो ये होगा। देखो, 40,000 प्लस 125। ठीक है ना। तो जब आप इसको क्या करोगे, एक वर्गाकार आकृति के रूप में पंक्तियों को स्तंभों में व्यवस्थित करेंगे, तो वर्गाकार आकृति जब लगाएंगे तो देखिए ये आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, किसी न किसी का संख्या वर्ग होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। तो ये वर्ग है, लेकिन ये नहीं है आपका, ये फालतू का बच जाता है, तो ये आपका 125 बच जाएगा। यही क्वेश्चन में कहा रखा है। बोलिए। ये सवाल आपके पास बहुत आसान है, और सवाल हैं कितने? अच्छा, इतने सवाल हैं, 5 मिनट हैं, हो जाएंगे। दो अभाज्य संख्याएं हैं, x और क्या है भाई, y। अगर अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेते हैं ना, तो दोनों का मल्टीपल ही होता है। अगर अभाज्य संख्या x और y है तो इसका एलसीएम दोनों का मल्टीपल ही होगा। ठीक है। अब आप देखिए कि 319 का फैक्टर क्या होता है, बता दो। 319 किससे कटेगा मेरे दोस्तों? 18 का स्क्वायर 324 होता है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो जरा, 9 29। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? बहुत आसान सा ये भी सवाल आपके पास है, बहुत आसान। इसके पास आपके पास सवाल आप देख भी रहे हैं कि सर 11 से ये क्या हो रहा है, कट रहा है भाई। 11 से ये कट रहा है ना जी रामानंद जी। 9 3 12, 12 से 11, 11 से कट रहा है 5 मिनट। 11 से कट रहा है तो काट दीजिए। 11 दुनाई 22, 22 और फिर 11 9 99, 11 गुने 29। यही दो संख्या रहा होगा, 11 और 29। रख दो जी भैया। x बड़ा है तो x का मान 29 रखिएगा। 29 दुनाई 58 और 11 और यहां पे रखिएगा 11 पचे 55, तो ये 3 हो जाएगा जी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है बताइए। वर्ग है तो ई तो नहीं होगा वर्ग, जिसका यूनिट वैल्यू 3 है, जिसका यूनिट वैल्यू 2 है, जिसका यूनिट वैल्यू 1 है, वर्ग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। इतना 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 के योग को घटाएं। देखो इसमें जो है इसका योग को घटा दीजिए
तो ये मेरा दोस्तों 2x माइनस 3y प्लस 7z है, ठीक है। अच्छा बस, और ये प्लस 4z और माइनस 5x है। इसका योग करिए तो कितना होता है योग। तो 2x में 5x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x। और यहां पे कितना है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे सर इसको अच्छा इसको जोड़े हो ना, इतना में इसके योग को घटाएंगे, ठीक है। यहां पे माइनस 3y प्लस 7z और इस 7 4 11z कर लो, 11z। अब जो है इतना में इसके योग को क्या करना है, घटाना है। इसके योग को घटाना है इतना से, तो 13x माइनस जेड, 13x माइनस जेड, इतना में क्या करना है, माइनस करना है। तो जब माइनस करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। अब यहां से देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 13x और 3x यानी कितना हो गया भाई, 16x। और यहां से हो गया कितना, 12z। ऑप्शन दिख गया होगा आपका 12z। और मेरे भाई और क्या है हमारे पास, ये 2 बार कैसे है, हमने देखा तुझको पहली बार, कितना आ रहा है, 132 का डी ही आ रहा है ना। 16x 12z, ये हो गया यहां पे 16 और 3 19। हाँ ठीक है, ओके। और ये हो गया आपका प्लस 3y, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है, टी होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत ना है। तो ये था आज का प्रश्न। चलिए सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आइए बाबू, आज का सेशन हम लोग ऑन करते हैं और चीज़ों को समझते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले कहता है सर बतला दो दिए गए वाक्य में शामिल अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो पहले हम देखते हैं क्लॉड को, देख लो। सी एल हमारे पास तो है ही नहीं, तो ये एल की कमी के कारण यही वाले वर्ड नहीं बनाए जा सकते। रसिया इज माई कंट्री दे रखा है, ठीक है, इसमें एल तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग बना ही नहीं सकते, यानी पहला ही नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। अच्छा देखो, तो 12 61 60 लिखा है, 15 51 6 लिखा है। एक्चुअल में काम क्या किया है थोड़ा देख ले हम। 12 7 84, 15 6 90 नहीं, 12 और 7 19, 19 तिया 57, 15 और 6 21, 21 तिया 63। कोई तो रास्ता दो भैया। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, नहीं। 12 25 60 प्लस 1 61, 15 25 नहीं। बहुत बढ़िया, 61 लाना है। और 7 63 माइनस 2, 6 9 54 माइनस 3 नहीं। 21 और 7। क्वेश्चन तो रोक दे रहा है बच्चे रास्ता। बारह प्लस 7 अगर करते हैं तो ये होता है 19, 19 दूना 48 और 19 तिया 57, 57। और फिर हमें जोड़ना होगा कितना, तो 4 है। अगर हम यही कर लेते हैं 15 प्लस 7, 15 प्लस 6 21 हो गए। 21 को अगर 3 से गुना किए तो 21 तिया 63 और फिर माइनस करने होंगे, नहीं। ये लॉजिक जो हम सोच रहे हैं ये लॉजिक मुनासिब लॉजिक नहीं है। चलिए कुछ और सोचते हैं।
12 में से 7 गया तो 5 बच गए, ठीक है। फिर 12 पच्चे 60 प्लस 1 61, 9 पच्चे 45, 9 छक 54, नहीं, सती सती 49, और इसमें हमने 12 जोड़ा तो 9 2 11, 4 1 देख लो मिल गया, 100 6 की 36, इसमें हमने 15 जोड़ा, मिल गया। देख लो कितना देर के बाद लॉजिक मिला है, जबकि आंख के सामने ही लॉजिक था, कुछ नहीं किया गया। बाबू देख लीजिए क्या किया गया है, अंतिम वाले अंक को पकड़ा, इसका स्क्वायर चढ़ाया, ठीक है, तो सती सती 49 हो गए, और पहले वाली संख्या को इसमें जोड़ दिया गया, तो 49 और 12 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। सेम तरीका देख लो, 6 का स्क्वायर करेगा तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और पहले वाली संख्या 15 को हमने जोड़ दिया, तो ये कितने हो गए, तो 51 हो, ठीक है, मिल गया लॉजिक। अब देख लो किस में काम करता है, तो 25 25, 25 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 45 होगा, 4 चको 16, 16 में अगर हम 12 जोड़े तो 18 10 28 होगा, 9 9 81 में अगर 16 जोड़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 हो जाएगा, और 64 में हम लोग 14 को जोड़ लेंगे तो हम लोग 78 तक पहुंच जाएंगे, जो कि स्पष्टता हम ऑप्शन नंबर डी में देख पा रहे होंगे। तो परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा। अच्छा प्रश्न था, वृत्त आयतन वर्ग और आयत में कौन अलग है, ठीक है, इसमें देखो वॉल्यूम जो होगा ना ये अलग से डिफरेंट होगा, और बी किस में दे रखा है, तो बच्चे ए में दे रखा है, तो हम लोग वॉल्यूम को अलग कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए को अलग कर लेंगे। सुशीला ने सुबह की सैर शुरू की, उसने पाया कि उस समय उसकी परछाई उसके पीछे की ओर बन रही, तो सुबह सुबह अगर किसी की परछाई पीछे की ओर बन रही है, यानी वो व्यक्ति कहाँ मूव कर रहा है, तो वो व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है, कुछ देर बाद वो बाएं मुड़ती है, ठीक है, फिर पुनः दाएं मुड़ी, ठीक है, और अंत में वो दाएं मुड़ी और दौड़ने लगी। वो किस दिशा में दौड़ रही थी, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गए, ईस्ट से राइट मुड़ने का मतलब होता है दक्षिण दिशा में जाना, तो हमारा आंसर साउथ जो है ना यही परफेक्ट हो जाएगा, साउथ परफेक्ट हो जाएगा। साउथ किस में है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दे रखा है, तो परफेक्ट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बाबू ए को लगा लेंगे, जो कि बेस्ट है। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, एकदम पैनिक नहीं होना होता है, आप इससे बनाओगे राइट लेफ्ट से काट के तो बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो जाया करते हैं। अब देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन है, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 मिलेगा क्या, और 13 से 17 जाने का मतलब है कि हमें सर 4 जोड़ने हो, ठीक है, तो 13 4 17, फिर 17 में 2 जोड़ोगे तो 19 मिल जाएंगे, अब 19 में सर 4 जोड़ो, तो 19 में 4 जोड़ोगे तो 23 मिलेंगे, W मिलने चाहिए, और इत्तफाकन एक ही ऑप्शन में W दिखता है, तो ऑप्शन सी को आंसर कर लेना, जो कि सबसे बेस्ट होगा। ये क्वेश्चन तो आपको बच्चे मालूम है, बहुत ही हंसते खेलते आप बना सकते हो। उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी डिजिट है, जिनके ठीक पहले एक सिंबल और ठीक बाद में एक कॉन्सोनेंट, ठीक है, यानी सिंबल डिजिट कॉन्सोनेंट चाहिए, सिंबल के साथ डिजिट उसके बाद कॉन्सोनेंट, सिंबल के साथ डिजिट उसके बाद कॉन्सोनेंट, सिंबल के साथ डिजिट उसके बाद कॉन्सोनेंट, यानी ये व्यवस्था हमें सर 3 ही जगह स्पष्टता दिखाई दे पाती है, तो आंसर बाबू हम किसको कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को। देख लो आज के बाद, आज तो AEDO समाप्त हो गई पूरी तरीके से, नेक्स्ट जो है वो आप ही का है, ठीक है, यानी नेक्स्ट आप ही का एग्जाम लाइन में लगा हुआ है, और जैसा कि आपने AEDO के रीजनिंग को देखा होगा, पहले दिन का एकदम कयामत था, दूसरे दिन का नॉर्मल था, और तीसरे दिन का रीजनिंग भी कयामत है, ठीक है, तो 8 बजे से हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करवाने वाले हैं। आज जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं मैराथन में, आज हम उसको बिल्कुल उसके परफेक्ट लॉजिक के साथ डिस्कस कराने वाले हैं, तो आज बिल्कुल देखना मत भूलिएगा 8 बजे से मैराथन, क्योंकि अगला एग्जाम बच्चे आपका होने वाला है, और चूंकि बिहार SSC का एग्जाम है वो क्वेश्चंस को कभी भी घुमाने की काबिलियत रखता है, ठीक है।
तो ध्यान से देखो, समीकरण में प्लस और डिवीजन का स्थान चेंज करोगे तो इस वाले प्लेस पे डिवीजन लगा लोगे और इस वाले प्लेस पे प्लस लगा लोगे। अब इनटू और माइनस का स्थान भी तो आपको बदलना है, तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन का काम करते हैं। तो 7 छक 42 कट जाएंगे क्या, प्लस 24 माइनस 6 या कितने, तो सर 18। अब बताओ 18 24 घटेगा तो 6 बचेगा ना, यानी 6 + 6 हो जाएंगे, जो कि कितना दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर बाबू हम बी को कर लेंगे, जो कि सफिशिएंट आंसर इसके लिए होगा। देख लो, पूछता है सर आयत कितने वर्ग है, तो देख लो बाबू यहां से कितने वर्ग निकाल सकोगे आप, तो यहां से आपने 5 वर्ग निकाल लिया ऑलरेडी। दूसरा देखो, दूसरा अगर हम कोशिश करें तो यहां से भी आपने कितना वर्ग निकाल लिया, तो सर यहां से भी हमने 5 वर्ग निकाल लिया, तो 5 5 कितने हो गए, तो 10 वर्ग हो गए। 10 के बाद ध्यान दोगे, यह एक बड़ा वाला वर्ग बनेगा जो कि 11 नंबर देगा, और यह एक बड़ा वाला वर्ग बनेगा जो कि 12 नंबर देगा। यानी वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, तो इसमें टोटल 12 ही वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए को कर लेना। देखिए, डाइस की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है कि सर ये दोनों अपोजिट सरफेस है, ये दोनों अपोजिट हैं और ये दोनों अपोजिट है। कहता है सर कौन सा मोड़ के बनाया जा सकता है, तो ध्यान से देखोगे रेक्टेंगल और ट्रायंगल साथ में नहीं हो सकते, जबकि यहाँ रेक्टेंगल और ट्रायंगल साथ में है, कैंसिल हो गया। रेक्टेंगल और ट्रायंगल साथ में है, कैंसिल हो गया। अब बच गया ये और ये, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होना है। तो ध्यान से देखो, अगर इसको हम इस वाले सरफेस पे रखेंगे तो इस साइड से हमें ये मिलना चाहिए रेक्टेंगल, तब हम ऊपर से इसको फोल्ड करेंगे, नीचे से डॉट को, इधर से ट्रायंगल को फोल्ड करेंगे और इधर से प्लेन होगा। जबकि अगर यहां हम देखते हैं तो इस वाले को अगर यहां रखेंगे, मान लो हमने घुमा लिया, तो जैसे ही हम इसको घुमाते हैं 90 डिग्री, तो ये हमारा यहां आएगा। इस वाले को हम इधर से बंद करेंगे, इस वाले को इधर से बंद करेंगे, और ये वाली फिगर हमें ऐसी नहीं दिखेगी। घुमाने पर जो अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करवाते हैं तो ये फिगर हमको ऐसी दिखने लगेगी, यानी ये फिगर ऐसा घुमा हुआ दिखने लगेगा, इस तरह से, ना कि इस तरह से। तो इस कंडीशन में अब ए और बी में से चयन करना है। अगर हम ये ना सोचे कि ये फिगर घुमा है तो फिर हम आंसर ए को लगा कर जाएंगे। लेकिन अगर हम फिर ऐसे सोचते हैं कि इसको हमने इस तरह से पलटा, तो ऊपर से तो ये हमारा आ गया, ठीक है, ऊपर ये फर्स्ट हो गया। अब इसके नीचे ये जाएगा, और जैसे ही ये नीचे मूव करता है तो ये सर्किल इधर और ये इधर, तो ये ऊपर नहीं आ सकेगा, ठीक है। दोनों अपोजिट हैं, डॉट का अपोजिट ठीक है, इसका अपोजिट देख लो, ये दोनों अपोजिट है ना, खत्म हो गया। यानी कंफर्म आंसर बी होगा, लेकिन बी भी सही आंसर नहीं है। बोलोगे सर सही आंसर क्यों नहीं है, तो इसमें जो डायमंड का बच्चे डिजाइन बना हुआ है ना, वो डिजाइन घूम चुका होगा। डायमंड का जो डिजाइन बना हुआ है ना बाबू, वो डिजाइन जो है ना वो घूम जाएगा। ये तो रहेगा ऐसे ही, नहीं, ये तो रहेगा, ये भी रहेगा, लेकिन जो डायमंड का डिजाइन बना हुआ है ना, वो डायमंड का डिजाइन इस तरह से रिएक्ट करके आपको दिखाएगा, इस तरह से डायमंड का डिजाइन रिएक्ट करके दिखाएगा, यानी लेटा हुआ डायमंड दिखाएगा। तो कमजोरी में हम लोग बी लगा सकते हैं, लेकिन उसका आंसर जो है डायमंड की कमी के कारण वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मजबूरी है कि 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं और 3 ऑप्शन ऑलरेडी हम काट चुके हैं, तो चौथा ऑप्शन तो हमारा आंसर होगा ही। अच्छा ध्यान से देखो, टी की वैल्यू कितनी होती है, तो सर 20 होती है। 16 + 4 जोड़ दे तो ये भी वैल्यू 20 मिलेगी, और 6 1 7 13 7, ये भी कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो देखिए 9 6 15 1 16, यानी कितने चाहिए, 4 चाहिए, तभी हम यहाँ 20 पूरा कर सकेंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर डी को कर लें, ए को कर लेंगे। अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, यानी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक नोदित कंपनी को, एक नया जो कंपनी होता है उसको अब अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है।
तो सोचिए कोई कंपनी नई नई खुली है, ठीक है, और उस कंपनी को विस्तार करना है, तो कह रहा है कि सर अब अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, यानी कि बहुत सारे कर्मचारी हमें बढ़ाने पड़ेंगे। कहता अवधारणा मौजूदा कर्मचारी असक्षम है, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि उसको कर्मचारी को निकाल करके नया नहीं लाना है, उसको कर्मचारी की संख्या बढ़ानी है। जैसे मान लो हमने कोई छोटी सी कंपनी स्टार्ट करी 10 लोगों को लेकर, ठीक है, इसमें हम एक हैं ऑनरशिप में, हमारे नीचे एक मैनेजर रहता है और उसके नीचे 8 कर्मचारी रहते हैं, यानी कुल हम लोग 10 लोग मिलकर के एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट किए। अब हम कंपनी को क्या चाहते हैं कि सर बड़ा कर ले, ठीक है, तो कंपनी को बड़ा करेंगे तो मालिकाना हक तो मेरा होगा, मैनेजर तो रहेगा, लेकिन हमको ये जो 8 वर्कर हमारे कंपनी में काम कर रहे थे, तो हमारा प्रोडक्शन मान लो इतना हो रहा था। अब हमें अपनी कंपनी को बढ़ाना है तो हमें अपने प्रोडक्शन को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ वर्कर की संख्या क्या करनी होगी, तो 10 से बढ़ानी, 8 से बढ़ानी होगी। तो जैसे ही हम 8 से संख्या बढ़ाएंगे वर्कर की, तो हमको अधिक कर्मचारी लग जाएंगे, लगेंगे ना। अब कहता है मौजूदा कर्मचारी असक्षम है, जो कि बिल्कुल गलत कह रहा है। अब दूसरा देखो, व्यवसाय को हमेशा नए कर्मचारियों की नियुक्ति करके ही विस्तारित किया जा सकता है। तो ये जो हमेशा कहा है ना, ऑलवेज की बात कर रहा है, यही हमारा गलत है, खत्म हो गया। यानी क्या हो सकता है, तो ना तो एक ना तो दो आंसर। अगर यहाँ हमेशा नहीं कहता, यहाँ कहता है कि व्यवसाय को नए कर्मचारी की नियुक्ति करके विस्तार किया जाता है, तो सही हो जाता, लेकिन वो हमेशा की बात कर रहा है। अब सोचो ऐसा हम कंपनी चला रहे हैं, मान लो कि हम कोई कंपनी चला रहे हैं, ऐसा कंपनी चला रहे हैं जिसमें हम ऑनलाइन सेवाएं देते हैं, ठीक है, ऐसे समझना, हम ऑनलाइन सेवाएं देते हैं, हम इसके ऑनर हैं। हमने क्या किया कि हमने एक मदर कंप्यूटर लिया और इससे संचालित होने वाले हमने 5 कंप्यूटर और लगा दिए, या चलो हमने 4 कंप्यूटर और लगा दी। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति सिर्फ मदर कंप्यूटर पे काम करता है, एक हम हैं, और ये 4 कंप्यूटर को संचालित करता है, और इससे हमारा डाटा का बिजनेस होता है जो बहुत अच्छे से चलने लगा। हमें लगा कि सर जब 4 कंप्यूटर मिल करके हमें इतना डाटा प्रोवाइड करवा सकता है, तो अगर हम 40 कंप्यूटर लगा लेते हैं तो हम डाटा और बढ़ा सकते हैं, तो मालिकाना हक तो मेरा ही रहेगा, ये मदर कंप्यूटर पे जो बंदा है वो रहेगा ही रहेगा। हमें सिर्फ अपने कंप्यूटर की संख्या क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी, और इसी की सैलरी हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और कहेंगे आप थोड़ा अपना फोकस और काम बढ़ाइए। पहले 4 कंप्यूटर को आप खुद देखते थे, अब आप सबको देखिए, तो यहाँ पे हमें वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमेशा जो लगाया ना, इसके लिए दोनों कट गए, ठीक है। अगर हमेशा नहीं लगाता तो दूसरा हमारा 100% सही हो जाता। देख लो, VIARAIL, ठीक है, ध्यान से देखो, प्लस 2 जोड़ने पर 24 मिल जाएंगे। अब 9 और 2 जोड़ दोगे तो 11 मिल जाएंगे। 1 में 2 जोड़ लोगे तो 3 मिल जाएगा, और 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 मिल जाएंगे। 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 मिल जाएंगे, और 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 मिल जाएगा। अब 12 में 2 जोड़ोगे तो 14 यानी n मिल जाएगा। अब ये हम लोगों को देखना होगा कि कहाँ दे रखा है, तो x के 22 2 24, ठीक है। अच्छा अभी तो निकालना बाकी है, तो सब में 2 जुट रहे हैं, तो 19 2 21, 20 2 22, ये कट गया। 18 2 20 बच गया, 1 2 3 बच गया, 20 2 22 बच गया, 5 2 7 ये कट गया, 7 2 9 बच गया, 25 2 27 बच गया। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए जो है ना सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि P Q के पुत्र का भाई है, तो Q के पुत्र का भाई है कौन, P। तो P Q से किस प्रकार संबंधित है, यानी P का संबंध हमको फाइंड आउट करके देना है, किसके साथ, Q से। तो अगर हम Q हैं तो ये मेरे बेटे का बेटा हो गया, पोता,
और पोता का भाई पोता हो जाएगा, जो कि स्पष्टता हम ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे होंगे। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के तरफ जाएंगे। मीतल अपने घर से बाईं ओर नजदीक एक पार्क में घूमने के लिए चली। उसके घर का प्रवेश द्वार जो है ना वो पूरब दिशा में है। तो देखिए, घर का प्रवेश द्वार अगर पूरब दिशा में खुलता है ईस्ट में, तो घर का राइट ये होगा और घर का लेफ्ट ये होगा। अब मीतल अपने घर के बाईं ओर नजदीक स्थित एक पार्क में घूमने जाती है। तो मीतल अपने घर से निकलेगी और बाईं ओर जाने के लिए वो नॉर्थ में मुड़ जाएगी। ठीक है, पार्क में प्रवेश कर ली। चलिए भैया, यहां आकर के वो पार्क में प्रवेश कर ली। वो सैर शुरू करने के लिए हमेशा दाईं ओर मुड़ती है और यहां से वो दाईं ओर ज्यों ही मुड़ेगी वो पूरब में जाने लगेगी। वो कह रहा है किस दिशा की तरफ वो चलना प्रारंभ करती है। तो देखिए, अगर पूछता कि पार्क में वो किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है, तो वो सैर शुरू करने के लिए हमेशा दाईं ओर मुड़ती है। तो वो किस दिशा की तरफ वो चलना प्रारंभ करती है। अब यहां क्वेश्चन बच्चों को फंसा दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब वो जो चलना प्रारंभ की थी वो तो अपने घर से निकली थी पहले, तो जब घर से निकली होगी तो चली होगी ना, घर से निकलने के बाद ही वो बाएं मुड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि हम दरवाजे पे ही खड़े थे और बाएं मुड़ गए, वो घर से उसको निकलना होगा। तो हर स्थिति में वो कहाँ, तो पूरब दिशा में वो चलना प्रारंभ की होगी। ठीक है, हाँ, अगर पूछता कि घर से निकलने के बाद उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो घर से निकलने के बाद उसने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। अगर यही क्वेश्चन क्या होता, क्वेश्चन होता घर से निकलने के बाद उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। अगर ये क्वेश्चन कहा होता तो हमारा आंसर कहां जाता, तो हमारा आंसर नॉर्थ में जाता। ठीक है, लेकिन वो ये कभी नहीं कह रहा है कि घर से निकलने के बाद उसने किस दिशा में, वो सिर्फ कह रहा है कि बताइए वो किस दिशा की तरफ चलना शुरू की। तो स्टार्टिंग तो उसका घर से बाहर निकलने के लिए हुआ और घर के बाहर निकलने का मतलब वो पूरब दिशा की ओर गई। तो आंसर हमारा ईस्ट हो जाएगा। देख लो, धीरे से संख्या बढ़ गई है, तो बढ़ गई यानी ये मल्टीप्लिकेशन श्रृंखला है। 90 20 42 86 174 350 नेक्स्ट वन इज 1। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन है तो दिखेगा कि सर 2 गुना करके +2, फिर सर +2 गुना करके +2 कर दिया, फिर से सर 2 गुना करके +2 कर दिया। तो आगे भी क्या करेंगे, तो सर 2 गुना करके और +2 करेंगे, 350 350 कितने हो गए 700 और 2 बढ़ जाएगा तो ये 702 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम स्पष्टता देख पा रहे हैं। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर ऑप्शन ए को कर लेंगे। देखो, जितने भी प्रिंटर हैं, ठीक है, पी से हो सकते हैं। कुछ प्रिंटर क्या थे बच्चे, तो लेजर थे, और कुछ प्रिंटर जो थे वो इंकजेट थे। यानी प्रिंटर का कुछ हिस्सा क्या था, इंकजेट था। और फिर कहता कोई इंकजेट लेजर नहीं है, यानी इंकजेट और लेजर के बीच में 100% की क्या है, दुश्मनी। कुछ इंकजेट लेजर हैं, तो देखो कुछ इंकजेट लेजर हो ही नहीं सकते क्योंकि उनके बीच में 100% दुश्मनी है। कुछ लेजर इंकजेट हैं, कुछ लेजर इंकजेट हो ही नहीं सकते। कुछ लेजर इंकजेट नहीं है। जब इनके बीच में 100% दुश्मनी है तो चाहे सभी के केस में कहो चाहे कुछ के केस में कहो, सारे निगेटिव हमारे सही होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमेशा याद रखोगे जब भी दो वेन डायग्राम के बीच बाबू 100% की दुश्मनी दिखे तो वहां पॉजिटिव बोलो चाहे बोलो तो गलत है, पॉसिबिलिटी बोलो तो गलत है, लेकिन निगेटिव कुछ भी बोलोगे ना सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बच्चे आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चे, बहुत लेट से आप जुड़े हैं बाबू।
अब देख लो एक ही पासे को कितनी बार घुमाया है बच्चा, 4 बार घुमाया है, और कहता है सर बतला दो एफ के अपोजिट में क्या मिलने वाला है। तो पहले और दूसरे में तो एफ है नहीं, जाने दो इस, ठीक है। अब देखो तीसरे और चौथे में एफ दिखता है, तो यहां ध्यान से देखना, तो एफ है ना, ए और बी कॉमन है। अगर हम पहले वाले में देखें तो ए और बी कॉमन है। रूल कहता है कि जब दो एलिमेंट कॉमन है तो सिंगल सिंगल उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी एफ का अपोजिट सी हो जाएगा। और सी कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर हम लोग डी को कर लेंगे। अच्छा देखो अगर यहां से ढूंढने की कोशिश करते हैं तो देखो कॉमन क्या है, तो सर ए है, ठीक है। ए से सी, ए से एफ, तो एफ का अपोजिट यहां से भी सी मिलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुक करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना एकदम वो कहता है ना माइंड ब्लोइंग वाला क्वेश्चन, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब 9 फिर 10, तो 11 और 12, 10 9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर किसको कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, जो कि सबसे सफिशिएंट आंसर होगा। तो आंसर ए को कर लेना बच्चे। 6 व्यक्ति हैं, प्रत्येक को 6 अलग अलग रंग लाल, हरा, नीला, काला, नारंगी और सफेद में से कोई एक रंग पसंद है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अब देखो एक साथ लोग को भी अरेंज करना है और सेम ही समय में कलर को भी अरेंज करना है। तो जब एक एलिमेंट का अरेंजमेंट हो तो सिटिंग है, और एक से अधिक एलिमेंट का अरेंजमेंट हो तो पजल है। तो जो हम लोग अभी सामने देख रहे हैं ना, ये सिटिंग नहीं है, ये पजल है, ठीक है। अब क्या कहता है, उनमें से प्रत्येक का 6 अलग अलग शहर यानी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता में एक घर है। तो 6 लोग हैं, 6 कलर है और 6 शहर में घर है, ठीक है। इसको टाइप 1 का पजल कहते हैं। और जब टाइप 1 का पजल है तो इसको बनाना बड़ा आसान तरीका होता है। या तो आप सर्किल में बना लो जल्दी बन जाएगा, या तो आप रेक्टेंगल में बना लो जल्दी बन जाएगा। तो हम इस टाइप के पजल को खास करके किसमें क्रिएट करते हैं, सर्किल में। कितने लोग हैं बच्चे, 6 लोग। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे ना, कि 6 लोगों की व्यवस्था कर लेंगे। कितने लोगों की व्यवस्था कर लेंगे, तो सर सबसे पहले हम लोग 6 लोगों की व्यवस्था कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 लोगों की व्यवस्था हो गई। अब जो लोग हैं उनका नामकरण कर देंगे, ए बी सी डी ई एफ। देख लो एकदम इस तरह से बनाओगे ना तो एक बार में पजल बन जाएगा। उसके अंदर हम एक सर्किल और लगा देंगे, ठीक है। अब एक एलिमेंट को अंदर और एक एलिमेंट को बाहर रखना है। जैसे अगर कलर हम अंदर वाले गोले में डालेंगे तो शहर को बाहर वाले गोले में डालेंगे, और शहर को यदि अंदर वाले गोले में डालेंगे तो कलर को बाहर वाले गोले में डालेंगे, ठीक है। अब जो है वो अंदर, जो नहीं है वो बाहर। जिसके साथ कहेगा है उसको अंदर शिफ्ट कर देना, जिसके साथ कहेगा नहीं है उसको बाहर शिफ्ट कर देना। अगर ये काम करते हो तो पजल आपसे जल्दी बनेंगे और एकदम इत्मीनान से बनेंगे। अब देखो क्या कहता है, ए के पास दिल्ली में घर है लेकिन वो नारंगी या सफेद रंग का नहीं है। तो ए के पास जो घर है वो कहाँ है, तो दिल्ली में है, लेकिन कैसा नहीं है, तो नारंगी रंग का घर नहीं है और ना ही सफेद रंग का घर है। तो है तो अंदर और नहीं है तो बाहर। आगे चलते हैं। बी नीले और काला रंग पसंद नहीं करता। अब बी की बात करें तो इसको ना तो नीला रंग पसंद है और ना ही बी को बच्चे काला रंग पसंद है, लिख के काट लिए। और वो मुंबई में नहीं रहता, और ना ही बी कहाँ रहता है, तो मुंबई में रहता है, लिखकर काट लिए। आगे चलेंगे। एफ के पास बैंगलोर में एक घर है। तो एफ के पास कहाँ घर है सर, तो बैंगलोर में घर है, ठीक है। और वो लाल रंग पसंद करता है, यानी इसका पसंदीदा कलर कैसा है, तो लाल है। उड़ते हैं, आगे चलते हैं। डी के पास हैदराबाद में एक घर है, और डी के पास जो घर है वो हैदराबाद में घर है, ठीक है। और उसे या तो नीला या तो काला पसंद है, यानी डी को ना तो नीला रंग पसंद है और ना ही डी को बच्चे काला रंग पसंद है। नहीं है तो बाहर लिख के काट दिए। आगे चलेंगे, पजल है टाइम लेगा। सी को हरा रंग पसंद है
अब सी का मनपसंद कलर कौन सा है, तो हरा रंग पसंद है और वो चेन्नई में रहता है, यानी इसका घर कहाँ है, तो चेन्नई में इसका घर है। ई नारंगी रंग पसंद करता है और ई जो है ना, इसको कैसा रंग पसंद है, तो ई को नारंगी रंग पसंद है। कौन कोलकाता में रहता है और सफेद रंग पसंद करता है, बस इतना ही है जो इंफॉर्मेशन है, बाकी हमको भरना है। तो ध्यान से देखो, यहां बाहर कितने लोग हैं, खाली 2 लोग, अंदर कितने लोग हैं, खाली 3 लोग। तो जो बाहर खाली है पहले उसको भरिए। तो देखिए, बी को मुंबई शहर में रहना नहीं पसंद है और किसी ने मुंबई बताया नहीं, तो बी को कहां रख लीजिए, मुंबई में। तो अब कोलकाता में कौन आ जाएगा, तो बी। खत्म हुआ शहर का नाम, ठीक है। तो कौन कोलकाता में रहता है, तो बी को कोलकाता में रख दीजिए। आगे रंग भरे ना भरे कोई फर्क पड़ता नहीं है, चलिए भर भी देते हैं रंग। तो देख लो, इस बंदे को नारंगी और सफेद नहीं पसंद है, तो नारंगी तो हो गया, यानी सफेद इसको पसंद नहीं है, तो या तो ये सफेद पसंद करेगा या तो ये सफेद पसंद करेगा। अब देख लो, इन दोनों को नीला और काला पसंद नहीं है, ना तो बी को नीला काला पसंद है, ना ही डी को नीला काला पसंद है। तो नीला कहीं गया नहीं है, काला कहीं गया नहीं है, तो नीला काला यहां हो सकता नहीं, उसका कंफर्मेशन नहीं है। तो यहीं से हम लोग आंसर लगा लेंगे कि सर कलकत्ता में कौन रहता है, तो बी रहता है, लेकिन कौन सा कलर उसको पसंद है ये कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं। डी को भी सफेद पसंद हो सकता है या फिर बी को भी सफेद पसंद हो सकता है। अच्छा ध्यान से देखना, 53 और 13 को 33 लिखा है, 3 में से 3 0 और 4 नहीं, जोड़ दो, 3 3 6, 5 1 6, ठीक है 66। अगर इसको हम 2 से भाग दे दें 33 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। सेम काम करके देखो तो 39 को 13 जोड़ दो, तो 9 3 12 के लिए 2 हो गए, हाथ में 1, 3 1 4 1 5 52 हो गए, और इसको 2 से भाग दे दो, 26 मिलेंगे क्या, हाँ सर मिल। लॉजिक पता चल चुका है। इसका 37 और 21 है, सेम काम कर दो, 37 + 21 कर दो, 7 और 1 8, 3 2 कितने हो गए 5, भाग लगा दो किससे, 2 से। 2 दूना कितने हो गए सर 4, 2 9 18, 29 चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में दिखता है स्पष्टता, तो परफेक्ट आंसर किसको कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, जो कि सबसे सुटेबल आंसर होगा। यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। एक विज्ञापन जो कंपनी XYZ के द्वारा दी गई, कोई कंपनी XYZ है, उन्होंने कहा कि सर यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको अपना वरिष्ठ सलाहकार बनाना चाहते हैं, उस पोस्ट पे हम आपकी नियुक्ति करना चाहते हैं। क्या अजम्पशन ले सकते हैं, कंपनी XYZ को कंप्यूटर इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। बिल्कुल, अगर कंप्यूटर इंजीनियर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं होती तो क्या हम उन्हें अपना वरिष्ठ अधिकारी मानते, नहीं। दूसरा, कंपनी XYZ को एक वरिष्ठ सलाहकार की जरूरत है, बिल्कुल सलाहकार की जरूरत है। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे सफिशिएंट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अक्सर लॉजिकल रीजनिंग आता है तो आप स्टेटमेंट पे काम नहीं करते हो, जब तक स्टेटमेंट को बच्चे नहीं समझोगे लॉजिकल रीजनिंग आपसे बनेगी सही सही नहीं, तो स्टेटमेंट को समझना अत्यंत आवश्यक है। देख लो, बुलेटिन, वर्कबुक, पत्रिका, समाचार पत्र में वर्कबुक जो है ना वो अलग है। वर्कबुक उसको कहते हैं जो स्कूल में भरने के लिए मिलता था ना, जबकि बुलेटिन, पत्रिका और समाचार पत्र क्या करेगा, तो हमें न्यूज प्रोवाइड करवाएगा। देखिए, MOANA की बात करें, ठीक है, 14 1 15, 15 15 30, 30 10 40 और 4 44, इसका टोटल वैल्यू कितना आया 44। 132 लाने के लिए अगर हम 3 से गुना करते हैं, चढ़ती आई 12 का 2, चढ़ती आई 12 1 13, 132 मिल जाएगा हमें। सेम काम करते हैं, ठीक है, देख लो।
15 15 30, 15 तिया 45, 45 और 6 51, 51 और 4 55, ये वैल्यू 55 आया। 3 से गुना कर दो, 5 तिया 15 का 5, 165 चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 को लगा लो, यही इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। अगर सीधा वैल्यू से नहीं लगता तो हम लोग उल्टा वैल्यू लेने जाते। निशा राम किशन की पुत्री है। अब कोई राम किशन है, क्या है बच्चे? राम किशन है। उसकी पुत्री कौन है? तो पुत्री हमेशा नीचे होती है, निशा है। जो उर्मिला का पति है, तो जो किसके लिए? राम किशन के लिए। यानी राम किशन जो है ना, वो उर्मिला का पति है, यानी उर्मिला निशा की माँ है। मनीषा उर्मिला की बहन है, और उर्मिला की बहन कौन है? मनीषा, जो कि निशा की मौसी लगेगी, और सुमन की माँ है। तो ये मनीषा जो है ना, वो सुमन की माँ है, तो सुमन को नीचे रहना। जितेंद्र जतिन का पिता है, जो सुमन का पुत्र है। तो जो किसके लिए? जतिन के लिए। तो जतिन कौन है? तो सुमन का पुत्र है। तो जतिन जो है वो सुमन का पुत्र है, और जितेंद्र जतिन का पिता है, यानी सुमन लड़की है और इसका पिता कौन है? तो जितेंद्र है। हो गया। जतिन उर्मिला से कैसे संबंधित है? किसका संबंध जानना है बच्चे? जतिन का संबंध जानना है किससे? उर्मिला से। देखिए, हम हैं मेरी बहन की बेटी, तो बहन की बेटी भांजी हो गई, भांजी का बेटा जो हो गया तो बहन की बेटी का पुत्र हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सबसे सुटेबल आंसर हो गए। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। अच्छा वाला प्रश्न था ये। रजनी की घड़ी के अनुसार समय अभी 5:45 बजे है। 5:45 बजने का मतलब है कि 5:45 बजे। यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर है तो सही में घंटे की सुई साउथ में दिखने लगेगी। तो मिनट की सुई कहां दिखेगी? तो मिनट की सुई बच्चे वेस्ट में दिखने लगेगी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए सबसे सुटेबल आंसर होगा। देख लो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो डी से क्या हो जाएंगे? तो ई हो जाएंगे। दो ऑप्शन, 100 से 7, 7 से 8, 8 से 9, तो 9 से 10। ईजे आंसर हो जाएगा, जो कि स्पष्टता हम ऑप्शन नंबर डी में देख पा रहे हों। देखिए, एल का मतलब क्या है? तो सर प्लस कर दो, एम का माने तो माइनस कर दो, एन की माने तो इनटू कर दो, और पी की माने तो डिवीजन कर दो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 20 बार में ये कट जाएगा। 9 8 कितने हो जाएंगे? 72, और प्लस कितने? तो 20, और माइनस कितना? तो 13। तो ये 72 और प्लस 7, यानी ये टोटल वैल्यू 79 आने वाला है, जो कि हम स्पष्टता ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे होंगे। तो बच्चे आंसर हम ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो कि सबसे सुटेबल आंसर हो। देखिए, कहता कुछ हैट कैप है। जितना भी हैट था हमारे पास, इसका कुछ हिस्सा क्या था? तो कैप था, और कुछ कैप क्या थे? तो चटाई थे। कुछ कैप चटाई थे। कहता है कुछ कैप हैट है। अब देख लो, कुछ कैप हैट दिखते हैं, सही है। कुछ चटाई कैप है, तो कुछ चटाई कैप भी दिखता है, सही है। यानी दोनों एक और दो निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। ध्यान दो, उपर्युक्त आरेख के अनुसार कौन सा कथन सही है? उन लेखकों की संख्या जो ना तो शिक्षित है ना ही कवि है, 10 है। तो देखो, ना तो कवि है ना ही शिक्षित है, उनकी संख्या तो 16 हो जाएगी। ठीक है, 10 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको लेखक चाहिए, लेकिन शिक्षित और कवि नहीं चाहिए। शिक्षक और कवि नहीं चाहिए, तो फिर वो 16 है, खत्म। उन शिक्षकों की संख्या जो लेखक और कवि दोनों है, 20 है। तो शिक्षक जो लेखक और कवि दोनों है, ठीक है, लेखक और कवि दोनों है, उसकी संख्या सही में 20 है। यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उन कवियों की संख्या जो शिक्षक भी हैं किंतु लेखक नहीं है, 48। कवि जो शिक्षक है लेकिन लेखक नहीं है, 28 है।
ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। 8 2 10 5 15 और 10 25, 5 का स्क्वायर, 7 3 10 10 20 9 29 नहीं। 8 2 10 5 15 10 गया, 19 में से देखिए कुछ नहीं किया। ऊपर वाला तीनों को पकड़िए, 8 + 5 + 2, वैल्यू कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है, इसी तरह से ऊपर वाले को पकड़िए, 3 + 7 + 9, वैल्यू कितना आया? तो 19 आया। इसी तरह से ऊपर वाले को पकड़िए, 8 + 4 + 1, 8 4 12 और 1 कितने हो गए? 13 हो गए। अब क्या किया गया है सर? देख लो, अब नीचे वाले वैल्यू को पकड़ो, 4 + 6 = 10, आपस में माइनस कर लो, 5 मिल। फिर देखो, 6 + 4 10, 10 को माइनस कर दो, 9 मिल जाएंगे। क्या है? 2 + 4 6, 13 में से 6 माइनस करोगे 7 मिल। ऑप्शन नंबर सी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना, यही सबसे सफिशिएंट आंसर होगा। देख लो, कुछ नहीं किया, 5 × 2 10 और 10 × 6, तो 10 छक कितने हो गए? 60। चलिए, 4 दूना 8 और 8 छक 48, बहुत बढ़िया। 3 चको 12 और 12 सते 84 होता है। ऑप्शन नंबर बी को आंसर कर लीजिए, यही सबसे सफिशिएंट आंसर होगा। आज तो आसानी से बनने वाले क्वेश्चन है। हिमांक बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर, तो वेस्ट में हिमांक कितना जाता है बच्चे? 13 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है, वेस्ट से बाईं ओर मुड़ने का मतलब साउथ में मुड़ जाएगा और कितना चलेगा? 3 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है, साउथ से बाएं मुड़ने का मतलब ईस्ट में आएगा और वो चलेगा 16 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है, ईस्ट से बाएं मुड़ने का मतलब है वो नॉर्थ में जाता है और ड्राइव करता है कितना? 6 किलोमीटर। अंत में बाईं ओर मुड़ता है, नॉर्थ से बाएं मुड़ने का मतलब वेस्ट में, और वो वेस्ट में कितना चलता है? तो 3 किलोमीटर। अपोजिट डायरेक्शन को हमेशा काटना होता है। देखो, वेस्ट भी 16, ईस्ट भी 16, कट गया। साउथ 3 से नॉर्थ 3 कट गए, तो नॉर्थ में बच गए 3। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या कहता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचना है, तो उल्टा काम करना होगा ना। जब उल्टा काम करना है तो नॉर्थ का उल्टा साउथ होगा, और कितना किलोमीटर होगा बच्चे? तो 3 किलोमीटर होगा। यानी साउथ में 3 किलोमीटर आंसर लगा लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम स्पष्टता देख पा रहे हैं। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर बाबू हम ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। ए का संबंध चाहिए एस से, तो चलो, यदि हम एस हैं तो डिवीजन का मतलब भाई से मिलेंगे, और भाई के पिताजी हमारे भी पिताजी हो, और पिताजी की पत्नी हमारी माँ हो जाएगी, और माँ की पुत्री हमारी बहन हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए सबसे सफिशिएंट आंसर हो जाएंगे। तो आंसर बाबू ए को कर लेना है, जो कि सबसे सुटेबल होगा। प्रत्येक संख्या के अंकों का योग किया जाए और उनसे संबंधित परिणामों को आरोही क्रम में, नासिर भाई, आरोही का मतलब असेंडिंग के डिसेंडिंग? बोलिए, इंग्लिश भी साथ में डाल दिया करे, कभी कभी समस्याएं आ जाती है। तो देखो, 6 2 8 8 7 कितने हो जाएंगे? तो ये 15, 5 3 8 1 9, 100 1 7 7 14। ठीक है, ठीक है, 8 8 16 1 17, 17 और 5 करोगे तो कितने हो जाएंगे? तो सर 22 हो जाएंगे। 7 2 9 9 18। अब आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो जब असेंडिंग ऑर्डर में आप लगाने जाओगे तो क्या पूछता है? दाएं छोर से चौथा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो पहले 9 आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर 14 आने वाला है,
उसके बाद 15 आने वाला है, उसके बाद 18 आने वाला है, उसके बाद 22 आने वाला है। ये हमारा दाएं छोर होगा और ये हमारा बाएं छोर होगा। दाएं छोर से चौथा पकड़ना है, 1 2 3 और 1 4। दाएं छोर से चौथा हमें ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो कि सबसे सफिशिएंट होगा। सेम है कि अलग है? अच्छा, अलग है। यदि श्रृंखला के सभी प्रतीक और सम संख्या को हटा दे, यानी आप सिंबल को भी काउंट मत करो, ठीक है, सिंबल को भी काउंट मत करो, साथ साथ जितने भी इवन पोजीशन वाले हैं आप उसको भी काउंट मत करो, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा दाएं छोर से चौथा होगा? अब देख लो, दाएं छोर से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। कुछ नहीं किया है, 8 दूना किया तो 8 दूना 16 हो गए, और एट द रेट का मतलब जोड़ दिया तो 16 और 5 कितने, तो 21 हो गए। सेम तरीका देखो, 4 को 6 से गुना करता है तो 6 4 की 24 होता है, और एट द रेट का मतलब 2 जोड़ेगा तो 24 और 2 कितने हो गए, 26। सेम प्रोसेस अप्लाई अगर करते हैं तो 3 को 7 से गुना करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। एट द रेट का मतलब प्लस रख रहे हैं 9, तो 21 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 30 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे सफिशिएंट आंसर हो जाएगा। कहता है सर डी जो है ना वो ग्रेटर है के से, तो ध्यान से देखिएगा तो डी पहले ही लेसर दिख चुका है, और स्टेटमेंट में ही अगर डी के पास मुंह बंद है तो कंक्लूजन में खुला हो ही नहीं सकता है। ई को किससे मिलवाना है, ओ से, तो ई को ओ तक ले जाने के लिए देख लो एस के ऊपर चाइना वॉल है, और चाइना वॉल को हम क्रॉस कर ही नहीं सकते हैं। डी को मिलवाना है टी से, तो फिर तो बात वही हुई, डी से टी जाने के लिए हम एस को पार कर ही नहीं सकते, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, जो कि सबसे सफिशिएंट आंसर हो जाएगा। कहता है सर कैंडी को कैसे लिखोगे, तो देखिए पहले में भी कैंडी है और अंतिम में भी कैंडी है, दोनों में केवल कैंडी ही कॉमन है ना, तो दोनों में केवल प्रोड्यूसर ही कॉमन है, तो कैंडी के लिए प्रोड्यूसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी को हम लोग अपने लिए सबसे सफिशिएंट आंसर का चयन कर लेंगे। बना लेना। यदि श्रृंखला के सभी अक्षर हटा दिए यानी लेटर को काउंट नहीं करो, तो कौन सा बाएं से चौथा होगा? जब लेटर को काउंट ही नहीं करोगे तो बाएं से पहला, बाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा और बाएं से चौथा सिग्मा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम स्पष्टता देख पा रहे हैं। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। बच्चे ये तो साइंस का क्वेश्चन, ठीक है, आपको कथन पे विचार करना है। अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिक के विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। ये प्योर साइंस के क्वेश्चन है, इसका रीजनिंग में कोई रोल नहीं है। अच्छा देखो, अगर हम W रखें तो 23 से 30 होने का मतलब है 7 बढ़ेगा, और 0 से 7 7 बढ़ा, 3 से 7 बढ़ा, यानी पूरा का पूरा फंक्शन में 7 बढ़ा, तो 7 5 बनाएंगे तो 12, 8 7 15 और 11 और 7 18 हो जाए। यानी अगर WZC रखते हैं ना तो मुझे LOR चाहिए, यहाँ WZC के साथ LOR रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेहतर आंसर हो जाएगा। 2:30 बजे और 3:30 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? तो देखिए एक साथ सुइयां जो होती है ना, समानुपाती जिसको कहते हैं, समानुपाती कहते हैं, इसको हम लोग ओवरलैप कहते हैं, इसको हम लोग 0 डिग्री का कोण कहते हैं, इसको हम लोग एक दूसरे के ऊपर कहते हैं, इतने नामों से जाना जाता है।
ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि सर एक दूसरे के कहाँ होगा, तो एक दूसरे के ऊपर होगा। कहाँ होगा, एक दूसरे के ऊपर, यानी उसको क्या चाहिए, समानुपाती। आज के बाद आप झंझट ही हटा लो समानुपाती का, एकदम आसान सा तरीका सीख लो समानुपाती का। 12 से 1 के बीच में समानुपाती नहीं होगा, याद रखोगे। 1 से 2 के बीच में 1:05 1:05.11 पे होगा। 2 से 3 के बीच में 2:10.10/11 पर होगा। 3 से 4 के बीच में 3:16.4/11 पे होगा। 4 से 5 के बीच में 4:21.9/11 पे होगा। और 5 से 6 के बीच में 5:27.3/11 पर होगा। 6 से 7 के बीच में 6:38.2/11 पर होगा। ठीक है, 7 से 8 के बीच में 7 बजकर कितना, तो 35 गुने 12/11 यानी 420/11। 11 तिया हो गए 33, ठीक है, 11 अट्ठे 88, मुझे लग रहा था। 6:32.8/11 7 से 8 के बीच में कब होगा, तो 7:38.2/11। ठीक है, 8 से 9 के बीच में कब होगा, तो 8 बज के कितना, 12 चको 48, 480/11। 11 चको कितने हो गए, 44। 8:43.7/11 पे होगा। आगे चलते हैं। 9 से 10 के बीच 9:45 गुने 12/11 यानी 450 और 90 540/11। 450 90, 11 चक्को 44, 11 नवन 9:49.1/11 पे होगा। 10 से 11 के बीच में 10:54.6/11 पर होगा। और 11 से 12 के बीच में ठीक 12 बजे। ठीक है, एकदम इसको जो ये डाटा जो है ना, एकदम अपने दिमाग में चढ़ा लो। अब सवाल उठता है सर उतरेगा निकलेगा कैसे, तो पहले अंक को मिनट में तोड़ देना और 12/11 के साथ कैलकुलेशन कर देना। तो देखो 2:30 बजे, ठीक है, तो 2 से 3 के रेंज में तो नहीं आएगा, तो अब वो किसके रेंज में आएगा, तो 3 से 4 के रेंज में आएगा। और 3 से 4 के रेंज में आएगा तो 3:16.4/11 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही हमारे लिए सबसे सफिशियंट आंसर हो जाएगा। पुरोहित बिंदु ए से चलता है और सबसे पहले पश्चिम में जाता है, कितना, तो सर 10 किलोमीटर। पश्चिम से बाएं मुड़ने का मतलब दक्षिण में आएगा और 6 चलेगा। फिर बाएं मुड़ेगा पूरब में आएगा 11 चलेगा। फिर बाएं मुड़ेगा उत्तर में जाएगा 9 चलेगा। और अंतिम बार बाएं मुड़ेगा तो वेस्ट में 1 चलेगा। जो भी कटने वाला है आप उसको काट दो। तो ईस्ट भी 11, वेस्ट भी 11, साउथ 6 से साउथ नॉर्थ 6 कट गए, नॉर्थ में 3 बजे। ठीक है, अब देखो क्या कहता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचना नहीं, उल्टा काम करना है। तो नॉर्थ का उल्टा साउथ और कितना किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी को आंसर करेंगे जो कि सबसे सफिशिएंट आंसर होगा। जब घड़ी में शाम के 5:49 हो रहे हैं, 5 बजकर कितने मिनट, 49 मिनट,
कहता है दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण की माप ज्ञात करो। 5 कहने का मतलब 25 मिनट ना, 25 मिनट से 49 मिनट का सफर तय करने में 24 मिनट, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो 6 4 की 24 का 4 हाथ में बच गए 2, 6 दूनी 12, 2 14, 144 डिग्री। क्या करेंगे? तो घंटा से मिनट आए हैं तो मिनट का आधा घटाएंगे। तो कितना घटाएंगे? तो सर 24.5 मिनट का आधा। ठीक है, 10 में से 5 माइनस हुआ, 5 बच गए। 13 में से 4 माइनस हुआ, 9 बच गए। 13 में से 2 माइनस हुआ, 11 बच। 119.5 डिग्री चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हम स्पष्टता देख सकते हैं। 7 व्यक्ति हैं, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर खड़े हैं। एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। तो एफ के बाईं ओर जब केवल 2 व्यक्ति हैं तो 2 1 3, तो 4 5 6 और 1 7, खत्म हो गया। ई एफ के दाईं ओर दूसरा है, एफ के दाईं ओर ई जो है ना वो दूसरे नंबर पे है। सी बी के दाईं ओर चौथा है, और जहां भी बी होगा उसके दाएं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सी। अभी बहुत सारे जगह हैं, छोड़ दीजिए। डी सी के बाईं ओर दूसरा है, और सी के बाईं ओर डी दूसरा है। ए सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, और ए जो है ना बच्चे वो सी के ठीक दाईं ओर। चलिए अब देख लो, आपको पता है कि बी और डी के बीच एक व्यक्ति बैठेंगे। तो अगर हम यहाँ बी को रखते हैं तो इसके दाएं में एक घर छोड़ के डी, फिर एक घर छोड़ के सी और ए। अब इकलौता एक व्यक्ति बच गया, वो जी। रख लीजिए, आपकी अरेंजमेंट क्या हो गई? तो आपकी अरेंजमेंट पूर्णतः कंप्लीट हो गई। कहता है बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो बी और जी के बीच में एक भी व्यक्ति नहीं बैठे हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर होंगे। देख लो, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, तो 13 से 14, 14 का मतलब n चाहिए। ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो चुके। फिर देखो, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, तो 9 से 10 चाहिए, n के साथ j चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर है। जितना भी फूल दिखता है, ठीक है, ये सभी फूल क्या दिखते हैं? तो H से हीरो दिखते हैं, और कुछ क्लिप आपको फूल दिखते हैं। जितने भी क्लिप हैं उसका कुछ हिस्सा फूल दिखता है। कहता है सभी हीरे क्लिप हैं। सारा H C के अंदर नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। कुछ हीरे फूल है, कुछ हीरा फूल दिखता है, सही हो गया। यानी केवल 2 अनुसरण करता है। किसी व्यक्ति या लोग का एक देश इलाके निवास स्थान से दूसरे देश इलाके निवास स्थान में बसने को प्रवास कहते हैं। तो यहाँ प्रवास का दिया गया है कि सर प्रवास किसको कहते हैं? तो अगर कोई व्यक्ति अपना जगह छोड़ करके किसी और दूसरे देश में जाकर रहता है या दूसरे राज्य में जाकर रहता है तो इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कारण क्यों ऐसा होता है। तो कुछ व्यक्ति या लोग काम या आर्थिक अवसरों की तलाश में, परिवार में शामिल होने या पढ़ाई के लिए प्रवास करते हैं। अन्य लोग संघर्ष, उत्पीड़न, आतंकवाद या मानवाधिकार उल्लंघन से बचने के लिए प्रवास करते हैं। तो ये रीजन हो सकता है प्रवास करने का। कुछ व्यक्ति या लोग जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य पर्यावरणीय कारकों में के प्रतिकूल प्रभावों को प्रतिक्रिया में प्रवास करते हैं। यह भी हो सकता है। तो 1 और 2 दोनों संभावित कारण हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे सफिशिएंट आंसर चला जाएगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की सभा यहीं क्या करते हैं बच्चे, बर्खास्त करते हैं।